डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉडर्न फिजिक्स सीरीज। और ये लेक्चर नंबर 26 है। इसका टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। फिजन वो टॉपिक है जिसने लिटरली ह्यूमन हिस्ट्री का पूरा कोर्स चेंज कर दिया था। है ना, छोटा सा न्यूक्लियस टूटा है और उसमें से निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक सिंगल इवेंट में। तो आज हम समझेंगे कि ये होता कैसे है, एनर्जी आती कहाँ से है, चेन रिएक्शन क्या होता है, और अल्टीमेटली जो हमारा रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे हम पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कैसे काम करता है। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ? और शुरू करते हैं हमारे इस छोटे से रोड मैप से। देखो, हम देखते हैं कि क्या क्या कवर कर रहे हैं। पहले देखेंगे कि फ्यूजन होता क्या है। अरे, इसकी 1939 में डिस्कवरी कैसे हुई थी, फिर फ्यूजन इक्वेशन, और फिर उसके जो कहे जाते हैं फ्रैगमेंट्स। उसके बाद है ना, एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है जिसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहेंगे, जिससे फ्यूजन का मैकेनिज्म थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ा सा डेप्थ में कह सकेंगे। फिर हम एनर्जी रिलीज्ड क्यू, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ते आए हैं, इसका एस्टिमेट करेंगे और ये जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चेन रिएक्शन, और अल्टीमेटली लेडर में आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और रिएक्टर के डिजाइन की तीन बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। एक होता है लीकेज, एक होता है मॉडरेटर, और एक होता है न्यूट्रॉन कैप्चर। देखिए, हमने बराबर न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर को पकड़ा है। जब हम कोर को पकड़ेंगे ना, तो चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाती है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्टर को रट्टा मार है। और लास्ट में हम एज यूजुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इन न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यही पैटर्न है, सेम पैटर्न, जो कि क्वेश्चंस में रिपीटेडली आते रहते हैं ये क्वेश्चंस। और तो आगे बढ़े। होप द रोड मैप इज क्लियर। चलो, तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है? जब देखो, एक हेवी न्यूक्लियस है ना, जैसे आपको पता है यूरेनियम 235, जिसका मास नंबर 200 से ऊपर है। हमने देखा था बिस्मथ 209 के आगे। अच्छा, तो दो छोटे न्यूक्लियाई में ये टूट जाता है। हमारे ग्राफ में वो पता है ना, ऊपर की तरफ जाता है। और ये जो दो छोटे मासिस है ना, ये रफली कंपेरेबल मासिस होते हैं। और यहाँ मैजिक ये है कि प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास होता है ना, वो ओरिजिनल न्यूक्लियस के मास से कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ? वो कम होता है, ऑब्वियसली। तभी तो में एनर्जी मिलती है, नहीं तो रिएक्टर किस काम का फिर। एनीवेज, तो ये जो मास कम हुआ, वो कहाँ गया? वही तो हमारा मिसिंग मास है, डेल्टा एम। और आइंस्टाइन के ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हिसाब से यही तो एनर्जी बन के निकलता है ना। और ये पिछले लेक्चर में हमें पता है कि कब एनर्जी निकलती है और कब कब देनी पड़ती है। मास कम होना चाहिए तो हमें एनर्जी मिलती है, एक्सोथर्मिक। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री देखो, है ना। 1939 का जो साल था, इम्पोर्टेंट था, है ना। ऑटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इन्होंने फर्मी पहले थे। फर्मी का बेसिक स्टडी के बाद यूरेनियम, जिसका Z92 है, उन पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर कर रहे थे। ये लोग कर ही रहे थे उन दिनों। और प्रोडक्ट्स में उन्हें क्या मिला? बैरियम और लेंथानम, ये दो मिले, है ना, मीडियम मास एलिमेंट्स। अब क्या हुआ कि यूरेनियम तो इतना हैवी, और प्रोडक्ट्स में
कुछ ऐसे बीच के एलिमेंट मिले। चलो हम अभी तो हमें पता है, लेकिन उस वक्त सारे कंफ्यूज थे कि व्हाट इज दिस, है ना। बम्बार्डिंग तो हम कर रहे हैं क्योंकि वो तो पैटर्न था उस वक्त के एक्सपेरिमेंट का। फिर ये समझाया लाइस माइटनर और ऑटो फ्रिश ने। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई यूरेनियम न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब कर लिया और दो ऑलमोस्ट इक्वल फ्रेगमेंट्स में फट गया वो, है ना। इसी को नाम दिया गया फिशन। ये जो छोटी सी बात है एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा वक्त लगा था। और फिर क्या हुआ कि मेजरमेंट ने ये दिखाया कि हर फ्यूजन इवेंट में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। जब कभी भी ऐसा फट जाता है, वो आपने तो बम्बार्डिंग कर दिया क्योंकि आप वैसे भी कर रहे थे, है ना। क्यों कर रहे थे वो भी एक सीक्रेट है, तो रिलीज होता है। अब देखो केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी आप एक्सपेक्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इवेंट, है ना। तो फ्यूजन में मतलब ये जो रिएक्शन हुई है उसमें देखो कितना फर्क है, क्रोर्स गुना ज्यादा। तो तो यही जो फैक्ट है, क्रोर्स गुना ज्यादा अगर एनर्जी मिल रही है तो क्या ये हिस्ट्री को नहीं बदल देगा, ये फैक्ट, है ना। अब देखो ये हमने मोटी मोटी बातें समझी, अब इसको इक्वेशन में ढालते हैं। देखो स्क्रीन पर आप ध्यान से, स्लो न्यूट्रॉन है जिसे थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहता है थर्मली अपने एनवायरनमेंट के। और यूरेनियम 235 है, उससे जाके टकराता है, बम्बार्डिंग करते हैं। तो होता क्या है, न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब हो जाता है, कंपाउंड हमने देखा था ना वो न्यूक्लियस, और ये बन जाएगा यूरेनियम 236 स्टार। स्टार मतलब आपको पता है कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है, एक्साइटेड इंटरमीडिएट स्टेज होता है ये स्टेट कितनी देर जीता है, वैसे तो 10⁻⁻8 होता है, लेकिन ये तो 10⁻12 सेकंड, पीको सेकंड के अंदर ये टूट जाता है और होता है x प्लस वाई प्लस न्यूट्रॉन्स अगेन। तो x और y को कहते हैं फ्यूजन फ्रैगमेंट्स। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्या है कि x और y की कोई फिक्स्ड ऐसा कोई पैर नहीं होती है। मजेदार तो ये बात है ना। जो भी कॉम्बिनेशन एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन जो सेटिस्फाई करे वो सारे यहाँ पॉसिबल है ना। अब देखो एक्चुअली तो यूरेनियम फ्यूजन में लगभग 90 अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये जो फ्यूजन फ्रैगमेंट्स है वो उतने बन सकते हैं। तो हर इवेंट में 2 या 3 न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं फ्री में। तो आप एवरेज निकालो तो मतलब ये 2.47 न्यूट्रॉन्स पर इवेंट बोला जाता है। ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में ये सीधा पूछा जाता है। अब एक टिपिकल रिएक्शन देख लो, जैसे यूरेनियम 235 उसने यूजुअली देता है बेरियम 141 प्लस क्रिप्टॉन 92 और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको वेरीफाई करो क्विकली, देखो मास नंबर 1 प्लस 235 इज 236 और उधर 141 प्लस 92 प्लस 3 ये भी 236। एटॉमिक नंबर देखो 92 और उधर 56 प्लस 36 अगेन 92, तो ये सब बैलेंस्ड है। और ये जो न्यूट्रॉन्स है, अब क्या होगा देखो, मजेदार बात, आपने अगर पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं तो यहां पे है कि इनके पास एक जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी होती है, समझे आप। तो ये हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब क्या है कि ये बोनस आपको मैं, मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देखते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं, समझने के लिए फिशन जो रिएक्शन है उसको समझने का ये बेसिक मॉडल है, इंट्यूटिव तरीका है। और भी कई आप आगे देखोगे तो मॉडल है, लेकिन हम तो बेसिक। तो आप क्या करो कि एक पानी की बूंद समझ लो, है ना। बूंद के सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है, लेकिन इतनी नहीं कि बूंद टूट जाए,
समझे? लेकिन अगर आप बूंद में एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दो तो वाइब्रेशन मतलब बेस्ट होता है सबसे ज्यादा, उसको वाइब्रेट करवा दो कैसे भी, मतलब ये नॉर्मल तरीकों से नहीं लेकिन करवा दो वाइब्रेट उसको, है ना? एच न्यू काइंड का एनर्जी लेना पड़ेगा उसको, तक उसके उसके अंदर जाना पड़ेगा। अज्यूम करो कि गया वाइब्रेट हो रहा है, तो वो क्या होगी, लंबी होती है देखो, और थोड़ी सिकुड़ भी जाती है ना? लंबी होती है फिर सिकुड़ जाती है, ऐसा ये वाइब्रेशन है। तो जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर आप बहुत बढ़ा दो है, तो क्या होता है, तड़ाक टूट जाएगा वो, बूंद दो हिस्सों में टूट जाएगी। तो न्यूक्लियस में भी बिल्कुल यही तो होता है। देखिए 4 स्टेजेस है डायग्राम में। 235 का एक थर्मल स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसको कैप्चर कर लेता है यूरेनियम, बनता है 236 स्टार, स्टार मतलब कंपाउंड न्यूक्लियस। इसकी जो एक्सेस एनर्जी है न्यूक्लियस में, अपने हमको पता है कि अब ये वायोलेंट एक्स ऑसिलेशन बोलो, क्योंकि हर न्यूट्रॉन, हर ये जो आया वो, उसकी एनर्जी हर एक न्यूट्रॉन अंदर जो यूरेनियम है उनके अंदर वो बढ़ जाती है। अब हर कोई वाइब्रेट करने लगता है ना, न्यूक्लियस कांपने लगता है, तो न्यूक्लियस हाईली इलोंगेटेड हो जाता है ना, डम डम शेल बोलो जैसा ये शेप। और अब देखो फिजिक्स की खूबसूरती, डम शेल के दोनों हाफ्स में जो प्रोटॉन है उसके बीच रिपल्जन है, तो ये रिपल्जन डिस्टोर्जन को और बढ़ा देगा, यानी न्यूक्लियस खुद अपने आप को फाड़ देगा, टूट जाएगा दो हिस्सों में। तो न्यूक्लियस दो फ्रेगमेंट में स्प्लिट हो जाता है, और साथ में जैसे आपको पता है न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते रहते हैं। तो सिंपल सी बूंद की एनालॉजी है, और पूरा फिशन मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है ना? तो ये मॉडल की ये खूबसूरती है, बस ये आपको समझाने के लिए है। आगे यूनिवर्सिटी में और भी इसके मॉडल्स है, और उसका मैथ्स भी अलग अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जो हमने सीखा है ना, देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे एनर्जी कितनी निकलती है, ये अब इंपॉर्टेंट, और निकलती है तो क्यों निकलती है, ये सारी चीजें। इसके लिए हम यूज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था, है कि नहीं? देखो कैसे काम आ रहा है कर्व, देखिए हैवी न्यूक्लियर के लिए लगभग मास नंबर 240, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अराउंड 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कर्व फ्लैटर है, ज्यादा 8.8 से थोड़ा कम। और इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर के लिए देखो अराउंड 8.2, बढ़ा कि नहीं, एनर्जी बढ़ी मतलब नेगेटिव में बढ़ी, रिलीज तो रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, फिशन के बाद जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनके न्यूक्लियंस ज्यादा टाइटली बाउंड है, नेगेटिव मतलब, तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, कम मास पर न्यूक्लियन, और ये जो मास का डिफरेंस है वही तो एनर्जी बन के रिलीज होती है। तो एस्टिमेट करो पर न्यूक्लियन रिलीज हुई 8.2 माइनस 7.2, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल न्यूक्लियंस कितने, लगभग 240। तो Q इक्वल्स 240 इंटू 1 कर दो, तो हुआ कि नहीं पर न्यूक्लियन 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखा? तो एक्चुअल जो मेजर किया गया वो पाया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो थियरी और एक्सपेरिमेंट कैसे ब्यूटीफुल थिंग है ये। तो हमारा जो रफ एस्टिमेट है वो बॉल पार्क फिगर में ही है, और आई विल रिपीट वंस अगेन, केमिकल प्रोसेस के कंपैरिजन में आपको पता है ये एनॉर्मस गुना एनर्जी है, ठीक है? अब इसको थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है ये, है? ये रैपिड फायर फैक्ट्स देखो, आप क्या करो कि पॉज करते जाओ और साथ में लिखते भी जाओ, नोटबुक है तो।
प्रैक्टिकल फिशन के लिए हम जो 235 यूरेनियम स्लो थर्मल न्यूट्रॉन्स फेंक के मारते हैं और काइनेटिक एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इनकी। और 235 स्लो न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करके क्या बनता है, 236 बन जाता है, जो फिर फिजन करता है। ओके, अच्छा, मतलब टूट जाता है। मिडल वेट न्यूक्लियर के कई कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, जैसे हमने, तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे आयोडीन 137 प्लस यूट्रियम 97 प्लस 2 न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट है एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स पर फ्यूजन इवेंट। दूसरा है मास लॉस्ट पर रिएक्शन लगभग 0.2 AMU। क्रॉस चेक करो भाई आप, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 931 पॉइंट, है ना। अपने को तो 200 MeV के आसपास आना चाहिए, है ना, बस, तो आपका ठीक है। तीसरा पॉइंट है फ्यूजन में टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमेशा बढ़ती है, तो ये इसीलिए तो एक्सेस एनर्जी रिलीज होती है। बाइंडिंग मतलब नेगेटिव एनर्जी, जितनी नेगेटिव बढ़ी उतनी रिलीज बाहर। चौथा पॉइंट है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ये जो है वो एक मतलब न्यूक्लियस का है पूरा, उसमें जितने भी न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो अब ज्यादातर फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी होती है आपको जो तीन न्यूट्रॉन निकले, है ना। तो ये जो न्यूट्रॉन है वही है काइनेटिक एनर्जी, बाकी सारा तो स्टेबल रहेगा, है ना। और ये न्यूट्रॉन की एनर्जी देखो लगभग 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सब नंबर्स हैं, निकालेंगे हम तो क्यू वैल्यू निकाल। अब अभी पॉइंट नंबर 5 देखो, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि अब देखो ये जो न्यूट्रॉन निकले ना, ये चेन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको, मतलब ये फ्यूजन के पॉइंट्स है, एग्जाम ओरिएंटेड। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्यू वैल्यू निकालते हैं, है ना, फॉर्मल जो मेथड हमने सीखी है। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो क्रूशियल स्लाइड है ये। रिएक्शन क्या है, U235 प्लस न्यूट्रॉन देगा क्या, 236। और यूजुअली क्या होता है, बेरियम 141 प्लस क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस क्या बोलेंगे एनर्जी। अब ये एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है ना, ये एनर्जी जो प्लस है उसमें सब। अब देखिए टेबल्स में हमें मिल जाएंगे एटॉमिक मासिस, है ना, ये एटॉमिक मासिस है, न्यूक्लियर मासिस नहीं है। मैंने जैसे कहा था पहले, एटॉमिक मासिस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास इंक्लूडेड होता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है। देखिए क्यों, लेफ्ट साइड पर यूरेनियम एटम 92 इलेक्ट्रॉन्स, राइट साइड पर बेरियम के 52 प्लस क्रिप्टॉन के 36, टोटल कितने 92। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन मासिस बराबर है, समझ गए बात को आप, है ना, ऐसा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप कैंसल हो जाएंगे मासिस में, इसलिए फाइनल फॉर्मूला एकदम क्लीन होती है, Q इक्वल्स ब्रैकेट में मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन के मास, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर। अब इसमें ना नो कंफ्यूजन, सब एटॉमिक मासेस क्लियर, है ना। एग्जाम में तो पूछा जा सकता है जानबूझ के, एक का एटॉमिक मास दे दो, एक का न्यूक्लियस मास दे दो, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन का मास निकालना पड़ेगा। टिप देखो जेई की, फ्यूजन के क्यू वैल्यू में डायरेक्टली एटॉमिक मासेस यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है, इलेक्ट्रॉन अपने आप कैंसल हो जाता है ना। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये ट्रिक है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल में लगाते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, वार्म अप काइंड ऑफ है ये प्रॉब्लम।
क्वेश्चन देखो, U-235 है, न्यूट्रॉन से फ्यूजन करता है। हा? दो तरीके हैं, लेकिन केस वन देखो, फ्रेगमेंट्स है जेनॉन 40 और स्ट्रोंटियम 94। देखो ये तो जो भी फ्रेगमेंट्स है इनके नाम भी विचित्र होते हैं, बट हमें तो 140 और 94 से मतलब है। दूसरा है टीन 132 और मोलिब्डेनम 101। दोनों केसेस में कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए? अच्छा एग्जांपल है। अप्रोच तो हमारा सिंपल है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर सबसे पहले देखो बैलेंस होता है कि नहीं। पहला केस, लेफ्ट साइड पे टोटल 236 होते हैं हमेशा, राइट साइड पे 140 प्लस 94, तो कितना बचा? तो 236 माइनस 2 बचे, तो 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि वही तो मास है ना। ऐसा चेक करो, जेनॉन 54 प्लस स्ट्रोनियम 38 मतलब 92, तो ये तो परफेक्ट हो गया। दूसरा केस, राइट साइड में 132 प्लस 101 करना पड़ेगा, 233, तो ये हो जाएगा 236 माइनस 233, तो क्या हुआ? 3 न्यूट्रॉन्स। चेक करो, 350 प्लस मोलिब्डेनम 42 92, ये तो डन है। तो आंसर आपका है पहले इवेंट में 2 न्यूट्रॉन्स, दूसरे में 3 न्यूट्रॉन। इजी है कि नहीं? बस कंजर्वेशन लॉ है ना, इजी, भरोसेमंद है, ये हथियार है आपका और आसान चीज है। अभी आएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे लेवल। थोड़ा बड़ा नंबर है लेकिन है उतना ही इजी। क्वेश्चन वन है कि किलोग्राम यूरेनियम है पूरा फ्यूजन हो जाए, क्यू पर इवेंट दिया हुआ है 208 MeV, वो लेकर। अब देखो पर इवेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, तो टोटल एनर्जी निकालो। तो 1 kg में कितने न्यूक्लियाई? आपको तो पता है, पहला ही हमने एग्जाम्पल किया था जब न्यूक्लियस शुरू किया था। एवोगैड्रो नंबर को मोलर मास से डिवाइड करो और मास से मल्टीप्लाई करो, तो 6.02 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 235 इंटू 1000 आता है आपका। ये जो भी निकल के आता है 10 टू द पावर 24 न्यूक्लियाई है। दूसरा है टोटल एनर्जी। अब ई आपका जो है टोटल, वो n इंटू क्यू, क्योंकि क्यू दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा, जो भी पर इवेंट है 208, है ना। देखो जो भी नंबर है 10 टू द पावर 26, इसको फील करो। 1 MeV होता है आपका 4.42 इंटू 10 टू द पावर -20 किलोवाट आवर, तो आपका ई आता है 2.37 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोवाट आवर। मतलब एक 100 वोल्ट का बल्ब आपका लगातार 30,000 साल 30,000 ईयर्स तक जल सकता है, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से। अब समझे आप ये कितना पावरफुल है। ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका है गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है, ये चेन रिएक्शन है, इससे एक्चुअली रिएक्टर में ऐसे चलता है। हमने देखा कि हर फ्यूजन में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब सोचो ये न्यूट्रॉन्स आगे जाकर दूसरे भी तो यूरेनियम तो है ऑलरेडी, तो उसको भी फ्यूजन करवा दे, तो एक फ्यूजन में तो ऑलरेडी 3 निकल रहे हैं, है ना। तो समझा, 3 न्यूट्रॉन से और 3 फ्यूजन, और उन तीनों से तो समझ गए, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, 3 से 3 3 से, है देखा आप डायग्राम में कैस्केड देख रहा है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब दो रास्ते हैं। देखो अगर ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है, बिना रोक टोक के बढ़ती है, तो रिजल्ट होता है आपका वायलेंट एनर्जी एक्सप्लोजन निकल के आएगी, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज होनी है, एनॉर्मस एनर्जी रिलीज होगी, है ना। यही प्रिंसिपल था पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का।
अनकंट्रोल, जाने दो जिस जैसे जाता है। लेकिन हम इसी रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल कर सके, है ना, धीरे धीरे, और स्टेडी रेट बना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेडी वर्ड। तो हमें मिलेगा हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, हमें मिलेगा हमारा पावर, हमें जो चाहिए, जो ह्यूमन यूज करे, और ये हमारा बिजली का सोर्स बन सकता है। ये सेल्फ सस्टेन कंट्रोल चेन रिएक्शन पहली बार अचीव हुई 1942 में, और ये लीडर थे, टीम लीडर फर्मी, है ना, और था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और फ्यूल अपना था नेचुरल यूरेनियम। ये साइंस की हिस्ट्री का लेजेंडरी मोमेंट था। लेकिन इसमें ना अब ये न्यूक्लियर पावर का एक प्रॉब्लम है, डिस्पोजल, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि कभी बाद में इसको डिस्कस करें। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिएक्टर के अंदर अभी चलते हैं। देखो, पहले फ्यूल की बात करते हैं। नेचुरल यूरेनियम में, सॉरी, U-235 कितना होता है, तो सिर्फ बोले 0.7%, तो बाकी का 99.3% होता है 238। और प्रॉब्लम यह है कि U-38 जो है वो कभी फ्यूजन नहीं करा था। तो वो क्या करता है, बस वो न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेता है और बनता है जो भी प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम। मतलब वो होगा क्या कि जो हमारे न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए उनको वो खा के बैठ जाता है, ऐसा। इसलिए ना आप रिएक्टर को, फ्यूल को आर्टिफिशियली एनरिच किया जाता है। तो U-235 जो हमें चाहिए उसका परसेंटेज बढ़ाया जाता है। अब एक ब्यूटीफुल पैरामीटर है, रिप्रोडक्शन कांस्टेंट की। डेफिनेशन याद करो, हर फ्यूजन से निकले न्यूट्रॉन्स में से एवरेज कितने न्यूट्रॉन आकर जाके फ्यूजन करवाते हैं, तो वही ये के है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हमने निकाला था 2.47, लेटेस्ट से 2.5। लेकिन प्रैक्टिस में तो आपको पता है लॉसेस हो जाएंगे, तो के को हम इससे थोड़ा कम ही लेते हैं। 3 केसेस है, देखो बॉक्स वाला डायग्राम, ये थोड़ा सा रट लो कि के इक्वल्स 1, रिएक्टर क्रिटिकल समझो, सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन, ये हमें पावर रिएक्टर में चाहिए। लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल, रिएक्शन धीरे 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 मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ग्रेटर देन 1 सुपर क्रिटिकल, रन अवे रिएक्शन, मतलब एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। पावर रिएक्टर को हमेशा के अप्रोक्सीमेटली 1 पर रखा जाना चाहिए, और रखा जाता भी है। तो यही तो सारा खेल है। अच्छा, अब रिएक्टर, पहली प्रॉब्लम जैसे हमने कहा ना डिजाइन की, न्यूट्रॉन लीकेज। फिशन में जो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, है ना, उनमें से कुछ तो कोर के बाहर लीक ही हो जाते हैं, बिना फिशन करवाए लगभग भाग जाते हैं। होगा, जरूरी तो नहीं कि हर न्यूट्रॉन जाके टकराए और आपको कराए। तो ये लीकिंग फ्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो के कम हो जाएगा, रिएक्टर चलेगा ही नहीं। और यहाँ ज्योमेट्री आती है फिजिक्स में। लीकेज कहाँ डिपेंड करता है, तो बोले सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पर। देखो कितना सुंदर, छोटा रिएक्टर सोचो, सरफेस ज्यादा, वॉल्यूम कम, S/V रेशियो बड़ा, न्यूट्रॉन्स आसानी से भाग जाएंगे, भाग जाते भी हैं। बड़ा रिएक्टर, S/V रेशियो छोटा, न्यूट्रॉन्स को अंदर ही अंदर टकराने में ज्यादा मौका मिल सकता है, मिलता भी है। इसलिए रिएक्टर डिजाइन की एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, सही सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आपको चूज करना है, ताकि सस्टेन्ड रिएक्शन हो सके, के इक्वल्स 1 रह सके। डायग्राम में दोनों को उसको कंपेयर कीजिए, छोटे वाले से एरो बाहर भाग रहे हैं, बड़े वाले में रिएक्शन अंदर सस्टेन हो रही है ना। दूसरी डिजाइन की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं अभी, और ये वाली सबसे इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रॉन की स्पीड।
फिशन में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी लगभग देखा हमने 2 से 5 MeV। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 235 फ्यूजन करवाने के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए। फास्ट न्यूट्रॉन से फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक तो टकराना भी चाहिए और कंट्रोल्ड वे में, तो न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ेगा। तो इसके लिए फ्यूल के चारों तरफ रखा जाता है एक मॉडरेटर। अब मॉडरेटर काम कैसे करता है, आपको उसका काम क्या है वो तो पता चल गया। तो कोलिजन फिजिक्स आपकी क्लास 11 आपने पढ़ी होगी, याद करो। अगर एक हल्की चीज किसी बहुत भारी टारगेट से टकराए तो लगभग अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो वापस बाउंस भी कर जाता है, पता है कि नहीं है। तो एनर्जी ट्रांसफर ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन अगर कोलिजन कंपेरेबल मास वाले टारगेट से हो तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल अपनी काइनेटिक एनर्जी का बड़ा हिस्सा ट्रांसफर कर देता है। वो जो चल रहा है वो रुक जाता है और जो रुका हुआ है वो चलने लगता है ना। कैरम में जो स्ट्राइकर और कॉइन है उसको सोचो क्या होता है। तो फर्मी ने पहले रिएक्टर में फ्यूल एलिमेंट के बीच ग्रेफाइट यानी कार्बन की ब्रिक्स रखी थी। कार्बन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के सिर्फ 12 गुना भारी है ना। लगभग 100 कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन इतना स्लो हो जाता है कि यूरेनियम 35 फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके लिए कार्बन बना मॉडरेटर। आजकल मॉडर्न रिएक्टर है, सोफिस्टिकेटेड है, हैवी वाटर यूज हो जाता है, D2O। है ना, कितना सुंदर तरीका था फर्मी का सोचने का, देखो। थोड़ा सा सटल होना पड़ता है सोचने के लिए। चलो अब ये तीसरी प्रॉब्लम है, न्यूट्रॉन का कैप्चर। स्लो होने के प्रोसेस में न्यूट्रॉन को वो न्यूक्लियाई भी कैप्चर कर सकता है ना जो फ्यूजन करते ही नहीं है। सबसे कॉमन कल्प्रिट क्या है, 238 कैप्चर ही कर लेता है, जो 99% ज्यादा है। लेकिन नेचर ने यहाँ एक गिफ्ट दिया है। U38 द्वारा कैप्चर की प्रोबेबिलिटी फास्ट न्यूट्रॉन के लिए हाई है ना, स्लो न्यूट्रॉन के लिए कम है। तो देखिए मॉडरेटर का डबल रोल है डायग्राम पर। एक न्यूट्रॉन को स्लो करने में उन्हें U35 जो है फ्यूजन के लिए अवेलेबल बनाना है। दूसरा है स्लो होने की वजह से 238 द्वारा कैप्चर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे, एक तीर दो निशाने। इसीलिए मॉडरेटर रिएक्टर का हीरो है। हो गया। अब ये हमारा, अब आगे बढ़ते हैं थियरी, अब प्रॉब्लम्स करते हैं थोड़े। ये कॉन्सेप्चुअल जेम है ये प्रॉब्लम, देखो। Fe56 दो बराबर फ्रेगमेंट्स में, मतलब एल्यूमिनियम 228 अगर फ्यूजन करे, आपको तो पता है ये होता नहीं है, बट क्या ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है? तो क्या करेंगे, क्यू निकाल कर आर्ग्यू करो। गिवन क्या है, Fe56, मास ले लो, एल्यूमिनियम का मास ले लो, प्रोसेस लिखो, F56 और एल्यूमिनियम प्लस क्यू। तो क्यू कैसे लिखते हैं, मास ऑफ आयरन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम इनटू सी स्क्वायर करो, नंबर डालो जो भी है आपके, तो आता है माइनस में, जो भी आया आएगा ही, तो पता ही है आपको। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मास पेरेंट से ज्यादा है, तो क्यू तो नेगेटिव हो गया, है ना। तो फिशन पॉसिबल ही नहीं है एनर्जेटिकली, और फिजिकली भी नहीं है, क्योंकि आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व आप, है ना, वो तो पीक पे बैठा है, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। उसको अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी तो कम होने वाली है, तो एनर्जी निकलेगी नहीं, उल्टी देनी पड़ेगी। इसलिए फ्यूजन सिर्फ हैवी न्यूक्लियाई को फेवरेबल करती है। देखा कैसा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है।
ना कर्व से भी आप देखो कि अगर तोड़ भी दिया और आप क्यू वैल्यू भी नेगेटिव वैसे भी आ रही है। चलिए देखो, अब इसमें प्लूटोनियम की बारी है। ये प्लूटोनियम 239 फ्यूजन प्रॉपर्टीज इसकी है ना, यूरेनियम जैसी है 235 जैसी। एवरेज एनर्जी पर फ्यूजन देखो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर पूरा 1 केजी प्लूटोनियम आप फ्यूजन करा दो तो कितनी एनर्जी होगी एमईवी में। जैसा हमने एग्जाम्पल देखा था, अगला एग्जाम्पल वैसा ही तो है, सेम टू सेम। नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय इसका 239। ध्यान दो, इस बार 239 है, इंटू आप 1000 करो तो ये आता है आपका जो भी है नंबर ऑफ एटम 10⁻24। अब एनर्जी के लिए मल्टीप्लाई कर दो जो भी पर इवेंट है 180, तो आपका पूरा एनर्जी मिल गया। देखो और एमईवी में ही निकाला है हमने, है ना। तो देखो पैटर्न देखो, यहाँ पे पहले एन निकालो मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, क्यू से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स, क्यू से मल्टीप्लाई करो। बस ये दो टेम्पलेट है, याद रखो। 60 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बॉस लेवल का प्रॉब्लम है। जेई में तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने का मतलब यही क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान से देखो, 1000 मेगावाट फ्यूजन रिएक्टर का अपना आधा फ्यूल 5 साल में कंज्यूम कर लेता है। देखो शुरुआत में कितना यूरेनियम था 235। गिवन है रिएक्टर 80% टाइम ऑपरेट करता है, सारी एनर्जी U35 फ्यूजन से आती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन जो भी दिखा है पर इवेंट है, और न्यूक्लियस सिर्फ फ्यूजन से ही कंज्यूम, मतलब सब कुछ दे रखा है आपको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकोगे उल्टा जाके। पहले 1 केजी के लिए कितनी एनर्जी निकलेगी, तो एवोगैड्रो नंबर ले लो, है ना। उसको डिवाइड बाय 235 करो, इंटू 1000 करो, इंटू 200 करो, और एमईवी को जूल में कन्वर्ट करो। तो ये आता है लगभग 8.2 10⁻13 जूल पर केजी। यहाँ पे आप उम्मीद है कि पॉज करके ये कैलकुलेशन कर लो। दूसरा है एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, 80% दिया है ऑफ द 5 ईयर्स, तो 4 ईयर हो गया, यानी 4 ईयर इंटू ये करो आप, तो आपका आता है ऐसा यूनिट में इतने सेकंड, 10⁻7 सेकंड। देखो ये अच्छा है कि आपको ये भी करना पड़ता है। टोटल एनर्जी जनरेटेड होता है ना, E इक्वल्स पी इंटू टाइम। तो आपका जो भी एनर्जी है इंटू ये इतने सेकंड करो, तो आपको जूल में टोटल एनर्जी निकली है। और फ्यूल कंज्यूम्ड क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी पर केजी, ऐसा ही तो है। तो केजी में निकल के आएगा ना, सिंपल है। तो आपका 1.5 इंटू 10 मतलब 10⁻3 केजी निकल के आया। लेकिन रुको, यहाँ पे क्वेश्चन क्या खत्म नहीं हो रहा है, ये तो आधा फ्यूल था, है ना। तो इनिशियल फ्यूल तो 2 इंटू 1.5 ये जो निकला है उसको करो, यानी 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो 3000 केजी यूरेनियम 3 चाहिए था, है ना। तो ये जो लास्ट स्टेप है ना, इसको आप नहीं करते हो, भूल जाते हैं। तो यही ट्विस्ट था, बाकी सारा तो कर ही लोगे, बट ये जो आधा था ना यूरेनियम, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गलती होती है। चलो ये बॉस लेवल का प्रॉब्लम हमने कर लिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इस प्रॉब्लम तो सिंपल है ना, एनर्जी अपॉन एनर्जी पर केजी है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उल्टा चलो आप, और लास्ट में जो ट्विस्ट है वो, क्योंकि वो आधा दिया था तो मल्टीप्लाई 2 करना। तो बस अब हम इसको
पूरा जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहला है फ्यूजन, हैवी न्यूक्लियस प्लस स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन याद रखो, तो दो मिड मास फ्रेगमेंट्स बनेंगे और 2 से 3 न्यूट्रॉन, एवरेज 2.4 डी। दूसरा है क्यू वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.2 माइनस 7.2 240, या तो 200 से 240 या तो 180 से 240 MeV। मास होता है लगभग मास डिफेक्ट 0.2। क्यू वैल्यू में एटॉमिक मासेस डायरेक्टली यूज करो, आपको इलेक्ट्रॉन मासेस अपने आप कैंसिल हो जाते। चौथा है चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो तो रिएक्टर का K=1 क्रिटिकल बोलते हैं। पांचवा है रिएक्टर डिजाइन की 3, पहला है लीकेज, S/V रेशियो, फास्ट न्यूट्रॉन्स, मॉडरेटर ग्रेफाइट या हेवी वाटर, और U-238 कैप्चर बोलते हैं। छठा है नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7 ही U-35 होता है, इसलिए एनरिचमेंट की जरूरत है। सातवां है मिड मास न्यूक्लियाई जैसे आयरन का फिशन, ये नेगेटिव होता है, पॉसिबल नहीं है। होमवर्क देखो, 5 एग्जाम्पल को बिना देखे आप खुद सॉल्व करो। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहती है तो कौन सी याद नहीं रहती, ये आप कमेंट में बताओ। ठीक है, इतना ही है। तो ये हमारा था न्यूक्लियर फिजन का पूरा लेक्चर, लेक्चर नंबर 26, है ना। आपको उम्मीद है कि पूरा रिएक्टर बूंद से लेके आपको सफर क्रिस्टल क्लियर हो गया है इसका। अगले लेक्चर में हम इसका ट्विन ब्रदर है न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे। हाँ, और जानेंगे कि सूरज और तारे अपनी एनर्जी कैसे ले आते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी कमाल का लेक्चर होने वाला है। तो जैसे शुरू में कहा था, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो पढ़ते रहिए, सवाल भी पूछते रहिए, सोचते रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।